आप लोग को पता है कि आज संडे है, छुट्टी का समय है, लेकिन फिर भी अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं आपको ये वीडियो शाम में इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग फ्री हो गए होंगे काम से और थोड़ा सा समय पढ़ाई पर भी देंगे। तो चलिए आज जो है हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 सब्जेक्ट का एक ही में आज इंक्लूड किए हैं और इसके बाद हम डिफिनीसन बंद कर देंगे। डिफिनीसन जो है आपका लगभग देखा जाए तो मोटा मोटी आपका जो चीज़ें जानना था वो मैं यहाँ पर आपको आज करा दूँगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो सब्जेक्टिव शुरू करेंगे, आप लोग कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर है, जो बताएंगे वो होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइएगा सब्जेक्टिव शुरू करें कि ऑब्जेक्टिव शुरू करें। बाकी देखिए यहाँ पे आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 2 सब्जेक्ट का कल ही बताए थे कि आज MSN 1 और MSN 2 हो रहा है। तो कल जो है हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग देखेंगे। ठीक है, यह डिफिनीशन नंबर 2 है दोनों विषय का, MHN 2 का और MHN का और CHN दोनों का जो है एक हम वीडियो दे चुके हैं डिफिनीशन का। तो आज यह दोनों के लिए दूसरा वीडियो होगा जिसमें दोनों से हम जो है डिफिनीशन को लिए हैं। ठीक है, देखने का प्रयास कीजिएगा। देख रहे हैं बहुत लोग वीडियो पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है। आप PDF डाउनलोड कीजिएगा, 10 बार पढ़िएगा, आपके पास बुक भी होगा ही, तो फिर PDF का क्या मतलब होता है। देखिए आप बुक को 10 बार पढ़िएगा 100 और एक बार वीडियो को देखिएगा 100, दोनों में अंतर है। आप उतना ढंग से खुद से पढ़ के नहीं समझ सकते हैं जितना मैं आपको एक बार में समझा दूंगा चीज़ों को। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपके सामने में प्रश्न है, पहला है डिफिनीशन पाइका। पाइका को हम लोग मृदा पाइका भक्षण कहते हैं। ठीक है, देखिए पाइका जो होता है यह एक बच्चा में होने वाला रोग होता है। अब पहला जो हम डिफिनीशन देखेंगे वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से देखेंगे, जितना तक होगा 10-15 हम लोग चाइल्ड हेल्थ से देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। जहाँ से मेंटल हेल्थ शुरू हो जाएगा मैं बता दूंगा कि यहाँ से मेंटल हेल्थ अब शुरू हो रहा है, बाकी पहले अभी चाइल्ड हेल्थ है। देखिए पाइका क्या होता है, तो पाइका देखिए पाइका एक ऐसा स्थिति होता है जहाँ पे जो बच्चा होता है वह क्या होता है कि कुछ अप्राकृतिक वस्तु के प्रति जो है उसका जो मन होता है वह चला जाता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि जो बच्चा होता है छोटा सा 7-8 साल का या 5 साल का, तो देखते होइएगा कि वह बच्चा क्या करता है, अकेला में रहेगा तो धूल कण जिसको हम लोग राख बोलते हैं वह खाएगा, मिट्टी खाएगा, चौक खाएगा, साबुन खाएगा, क्रेयॉन्स खाएगा, ऐसे पदार्थ को खाते रहता है। ठीक है, तो इसी पदार्थ के खाने को जो है हम लोग पाइका कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थ सब कोई खाने का चीज़ें नहीं है, ये डैमेज करता है शरीर में जाने के बाद। तो इसलिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिस पदार्थों को बच्चा जो है खाता है उसे हम लोग पाइका कहते हैं। और यह जो सब चीज़ें होता है यह प्राकृतिक रूप में खाने के लिए नहीं बना हुआ है, यानी अप्राकृतिक वस्तुओं को खाना जैसे ये सब चीज़ें हैं, इसके खाने के आदत को पाइका या जियोफेजिया कहते हैं। सीधा समझिए। ठीक है, बाल अपराध क्या होता है, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी क्या होता है, तो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी जो है बाल अपराध पढ़े हैं कि बाल अपराध क्या होता है। ठीक है, बाल श्रम क्या होता है, ये सब आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। बाकी देख लीजिए अपराध मतलब क्या होता है, क्राइम करना। तो देखिए बाल अपराध मतलब बच्चे द्वारा किए गए अपराध। देखिए जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं ना उसको लगभग जो है इसी श्रेणी में रखा जाता है, बाल अपराध के ही श्रेणी में रखा जाता है। 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे कोई अपराध करता है ना जो कानूनी रूप से गलत हो, और वह वैसे काम करता है जो कानूनी रूप से गलत हो और 18 वर्ष से कम उम्र का हो, तो उस प्रकार के अपराध को बाल अपराध कहते हैं। बाकी कुछ ऐसे अपराध है जिसमें हत्या और कुछ ऐसे जघन अपराध है हत्या के इंक्लूड करके, मतलब हत्या और कुछ ऐसे अपराध है जहां पर यह उम्र सीमा 18 नहीं होकर 16 वर्ष होता है, यानी 16 से 18 वयस्क मान लिया जाता है और मानकर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। समझ गए चीज़ को, कि अगर किसी को हत्या कर देगा और उसका उम्र अगर 16 या 16 से ऊपर है तो वयस्क मान लिया जाएगा। बाकी नॉर्मली क्राइम पर थोड़ा मोड़ा अगर क्राइम किया है, नॉर्मली क्राइम है, तो उस कंडीशन में उसे 18 वर्ष पर वयस्क माना जाएगा। ठीक है चीज़ को, तो यही जो है आपका बाल अपराध होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए जन्मजात विकार क्या होता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जन्मजात विकार का मतलब होता है कि जब शिशु जन्म लेता है और जन्म के समय ही कुछ ऐसे असमानता पाई जाती है उसे ही हम लोग जन्मजात विकार या विकृति कहते हैं। समझ गए, जन्म के समय से ही उत्पन्न होने वाली विकृति या विकार जन्मजात विकार कहते हैं। मतलब बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने लिया तो उसमें देखे कि इसमें कुछ चीज़ें जो है अलग है दूसरे नॉर्मल बच्चे से, तो वह जो है जन्मजात विकृति
विकृति वाला, यानी जन्मजात उसमें जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है कॉन्जेंटल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। कॉन्जेंटल मतलब क्या होता है, जन्मजात, और एबनॉर्मेलिटी मतलब असमानता, समझ गए। डिसऑर्डर मतलब विकार होता है, समझ गए, चीज़ को समझ गए। अब इसमें आप सभी से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता क्या है कि जन्मजात विकार क्या है, इसके लिस्ट बनाए, सूची बनाए। तो देखिए बहुत सारे हैं, लगभग 15-20 आपको नॉर्मली पढ़ना है। 15-20 ऐसे रोग हैं जो कि जन्मजात होते हैं, जिसको आगे जो है मैं पढ़ाऊँगा, कुछ कुछ आगे इसमें आएगा भी, और जो डिटेल से पढ़ना है वो लॉन्ग क्वेश्चन में है, ओके। जैसे देखिए यह भी आपका जो है एक जन्मजात रोग ही है। हाइपोएस्पेडियासिस जो है यह भी एक जन्मजात रोग ही है। देखिए यह सीसन का जन्मजात रोग है, मतलब जो सीसन जो पेनिस होता है ना, उसका एक जन्मजात रोग है, ठीक है। जिसमें जो मूत्र छिद्र यूरेथ्रल जो होता है, इसका ओपनिंग शिश्न के नीचे सतह पर खुलता है। वह बालिकाओं में योनि के अंदर मूत्र छिद्र खुलता है, ठीक है। छिद्र की उपस्थिति शिश्न मुंड से लेकर पेरिनियम तक कहीं भी हो सकता है। देखिए हाइपोडेसियासिस जो होता है, नॉर्मल जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको सही होना चाहिए, जैसे सब लोग का रहता है, सब बच्चा का रहता है कि आगे से जो मूत्र छिद्र रहता है पेनिस का ऐसे करके, और यहाँ पे एक छिद्र रहता है जहाँ से मूत्र निकलता है, तो नॉर्मल ऐसे होना चाहिए। लेकिन होता है इसमें क्या है कि अगर इस प्रकार के कोई बच्चा हाइपोएस्पेडियासिस वाला होता है तो उसमें मूत्र छिद्र यहाँ नहीं होता, यहाँ बंद होता है, और उसका मूत्र छिद्र जो है या तो नीचे होगा, ठीक है, या तो इस बीच में होगा सीसन के, ठीक है, या सीसन के यहाँ पे होगा, ठीक है, या आधार पे होगा। मतलब शिश्न मुंड यहाँ से लेकर इस नीचे पेरिनियम तक कहीं भी होता है, नॉर्मल जगह यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। और फिर जो मूत्र करता है तो इधर से या इधर से, इधर से, इधर से, जहाँ से खुला रहेगा छिद्र उसको उसी जगह से होने लगता है, ठीक है। तो यही आपका हाइपोएस्पेडियासिस कहलाता है। सीधा समझिए कि यह मूत्र छिद्र का एक असमान जन्मजात रोग है, जिसमें सीसन जो होता है पेनिस, उस सीसन के समान जगह पर छिद्र ना होकर जो है ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी होता है, ठीक है। और यही हाइपोएस्पेडियासिस होता है। अगर वह बालिका है, अगर वह गर्ल्स है, तो उसमें जो है मूत्र छिद्र जो है योनि के अंदर ही खुलता है, ठीक है। समझ गए चीज़ को, चलिए ये हो गया। अब इसी प्रकार से एक और जन्मजात रोग है इम्परफोरेट एनस। इम्परफोरेट एनस का मतलब होता है अछिद्रित मल द्वार। अब इसमें होता यह है कि मल द्वार जो होता है, जहाँ से मल पास होता है, तो हम लोग जानते हैं, तो वो जो मल द्वार होता है वहाँ पे जो है कोई छिद्र नहीं रहता है, समझ गए ना। इस प्रकार के बच्चा जो जन्म लेता है अछिद्रित मल द्वार वाला, तो यह भी जन्मजात ही रोग होता है। और इस प्रकार के बच्चा जो जन्म लेता है तो उसमें मल द्वार होता ही नहीं है। मल द्वार के जगह पर त्वचा लगा होता है, एकदम फ्लैट प्लेन होता है, और वहाँ पे एकदम पतला सा स्किन लगा हुआ रहता है, उसमें कोई मल का जो है जगह नहीं रहता है निकलने वाला, ठीक है। तो यही अछिद्रित मल द्वार होता है, ठीक है। और यह जन्मजात विकार होता है। अब ये जन्मजात विकार ज़्यादातर जो होता है यह भ्रूण में विकास के कमी के कारण होता है, समझ गए। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब यह देखिए मेनिंजाइटिस क्या होता है साथियों। मेनिंजाइटिस जो है यह मेनिनजिस से मेनिंजाइटिस बना है। आप लोग को पता है मेनिन ठीक है, मेनिनजिन्स जो होता है यह आपके मेनिनजिस से मेनिंजाइटिस बना है। अब आप लोग को पता है मेनिनजिस कहाँ पे होता है, तो ब्रेन खोपड़ी में होता है, या तो स्पाइनल कॉर्ड को रक्षा करता है, या तो ब्रेन को रक्षा करता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड को रक्षा करता है। और मेनिनजिस वही ना होता है कि मस्तिष्क का आवरण होता है और उसमें कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। यानी जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु को जो ढकने वाला जो अस्तर है, झिल्ली है, मेनिंजिस, उसमें प्रदाह होना, ठीक है, उसमें प्रदाह और सूजन होना जो है मेनिंजाइटिस कहलाता है, समझ गए। यह बच्चों की तीव्र व घातक बीमारी है जिसे पेडियाट्रिक इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस समझ गए। चलिए ये हो गया, इंग्लिश सबका दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। नेक्स्ट है आहार नाल की अविवर्ता। आहार नाल की अविवर्ता का मतलब होता है, मैं आपको सीधा समझा देता हूँ, यह भी एक जन्मजात रोग होता है बच्चे में, ठीक है। यह एक जन्मजात विकृति मतलब कुसंरचना, विकृति मतलब कुसंरचना होता है कि जो नॉर्मल संरचना होना चाहिए उससे अलग होता है, ठीक है। आकार में उसके विकृति होता है, ठीक है, इसीलिए इसे जन्मजात विकृति कहा गया है। चाहे तो आप इसको जन्मजात रोग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सब हैं जिसमें होता यह है कि जो भ्रूण होता है, जो फीटस होता है, उसमें विकास जो है क्या होता है, विकास जब होते रहता है तो उस दौरान उसमें जो है अपूर्ण हो जाता है। विकास उसका अपूर्ण होने के कारण जो आपका
ग्रास नली होता है, और जो ग्रसनी है फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स, एसोफेगस, फेरिंग्स और स्टोमक, इसमें जो है क्या होता है, निरंतरता नहीं होती है। और ग्रास नली एक जो है फिस्टुला द्वारा श्वसन नली से संबंध हो सकती है, जिसे श्वास नली, ग्रसिकासूर या नालवरण, ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला कहते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आसानी से समझने के लिए एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, जैसे ये जो है आपका मुंह के द्वारा भोजन आने वाला है, ठीक है, और यह जो है नाक के द्वारा श्वसन आने वाला है, ठीक है, चीज़ को समझ गए। चलिए, अब भोजन आएगा तो ये भोजन तो इधर जो है पेट में आना आएगा ना, पेट में आ जाएगा इधर, ठीक है, पेट में आ जाएगा, और श्वसन जो है यहाँ से दोनों जो है क्या होगा, फेफड़ा में चला जाएगा। बट होता ये है, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो नॉर्मल संरचना था, लेकिन अब बताते हैं। जैसे यह मुंह से भोजन आने वाला रास्ता है इतना तक, यहाँ से श्वसन आने वाला है, ठीक है, ये हो गया। समझ गए चीज़ को, मोटा मोटी समझिए। अब नीचे से इसका अगर नॉर्मल ज्वाइंट रहता तो सीधा ज्वाइंट रहता, आमाशय से, पेट से यह भोजन पेट में चला जाता खाने के बाद। लेकिन होता क्या है, और यह जो है आपका क्या होता, ये आपका फेफड़ा, ट्रेकिया बन के फेफड़ा में चला जाता, ब्रोंकिया में, दो अलग अलग पार्ट में बंटकर। लेकिन होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। होता यह है कि जब ये ओसोफेगियल एट्रेसिया होता है ना, कुछ संरचना जब होता है विकास के दौरान, तो ऊपर वाला ऊपर ही रह जाता है ये भोजन वाला, और नीचे वाला जो पेट वाला जो भाग है नली, यह जो है बीच से हट जाता है। मतलब ऊपर वाला इसका ऊपर ही रह जाता है और ये नीचे वाला नीचे ही रह जाता है। इस दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब ये दोनों में कनेक्शन नहीं होता है तो ये वाला जो होता है एक कंडीशन, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, इससे जुड़ जाएगा एक कंडीशन में। उसके बाद एक कंडीशन में होता है कि नीचे वाला इससे जुड़ जाएगा श्वास नली से, ठीक है, ये श्वास नली है, समझ गए। तो ये जो तीनों आप लाइन देख रहे हैं, ये तीनों जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला और ये श्वास वाला और ये पेट वाला, यह क्या होता है कि एक दूसरे से कभी कभी ज्वाइंट हो सकता है। एक कंडीशन में अगर होगा तो बच्चा को इससे इसका जुड़ा हुआ होगा, एक कंडीशन में इससे इसको जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, एक कंडीशन ये बनता है कि ये भी जुड़ा होगा और साथ में इससे ये भी जुड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, समझ गए चीज़ को। इस प्रकार से 5 कंडीशन बनता है आपका अलग अलग। तो सीधा समझिए कि यह जो आपका भोजन वाला नली है, जो श्वास नली है, और ये जो आमाशय का नली है, यह जो है आपस में क्या होता है कि कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में। और यह जो है ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला बनाता है। फिस्टुला का मतलब ही होता है कि एक अंग दूसरे अंग से ज्वाइंट कर लेना, जुड़ जाना बिना किसी काम के, ठीक है, और वही फिस्टुला बना लेता है। चीज़ को समझ गए। और यह एक जन्मजात रोग होता है। ओके, चलिए। बुद्धि ह्रास क्या होता है साथियों? बुद्धि ह्रास का मतलब होता है कि मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, मेंटल रिटार्डेशन, आप लोग फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ में भी पढ़ना है, ठीक है। ये होता यह है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसका औसत से कम बुद्धि होना, बुद्धिमत्ता होना, जैसे ही उसका औसत से कम बुद्धि होगा तो उसका सोचने, सीखने और व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। वह जो है अपने समाज से समायोजन बनाने में उसे दिक्कत होगा। मंद बुद्धि के बच्चा जो होता है, समान आईक्यू लेवल अगर 70 से कम होता है तो उसे मंद बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं, और यही मेंटल रिटार्डेशन कहलाता है। ओके, चलिए, ये चीज़ समझ गए। कंगारू मातृ रक्षा क्या होता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंगारू मदर केयर 5 नंबर में भी यह पूछता है, ठीक है, देख लीजिए। देखिए, कंगारू मातृ रक्षा KMC से शॉर्ट में कहते हैं, KMC शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। देखिए, KMC में होता है क्या है, तो KMC में होता है कि इसे हम लोग स्किन टू स्किन भी कहते हैं। इसे संपर्क जो है त्वचा से त्वचा संपर्क भी कहा जाता है। ओके, इस तकनीक का उपयोग जो है अधिकांशतः प्री टर्म और कम वजन वाले शिशु में किया जाता है। मतलब जो बच्चा समय से पहले जन्म ले लिया है, प्री टर्म, जो कम वजन के साथ में जन्म लिया है, तो वैसे बच्चों में जो है इसका उपयोग किया जाता है, इस तकनीक का, KMC का, ठीक है। चलिए आगे चलिए। कंगारू मातृ रक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शिशु को एकनिष्ठ स्तनपान कराना, ठीक है, माँ और बच्चे के बीच प्यार बढ़ाना, भावनात्मक संबंध मजबूत करना, अस्पताल से जल्दी जल्दी छुटकारा प्राप्त करना, और इसमें शिशु को जो माता होती है वह त्वचा के संपर्क द्वारा अपने सीने से वक्ष से लगाकर रखती है, जिससे बच्चे को आवश्यक तापमान भी मिलता है और बच्चे को जो है प्यार भी बढ़ता है माँ से, ठीक है। तो यही जो है KMC होता है।
मोटा मोटी समझ गए कि केएमसी एक तकनीक है जिसके द्वारा प्री टर्म बेबी और कम वजन वाले बेबी अगर जन्म लेता है तो वैसे बेबी को एकनिष्ठ स्तनपान और उसको देख रेख के लिए, माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध बढ़ाने के लिए और बच्चे को आवश्यक तापमान बनाए रखने के लिए भी जो माँ होती है वो अपने वक्ष यानी सीने से सीधा जो है त्वचा से, अपने त्वचा से माँ के त्वचा और बच्चे के त्वचा अपने संपर्क में सीने से लगा के रखती है, जिससे बच्चा का स्थिति का भी पता चलता है कि बच्चा का श्वसन कैसा है, धड़कन हार्ट बीट कैसा है। ठीक है, तो यही जो है इसका उपयोग होता है केएमसी का। समझ गए? चलिए केएमसी समझ गए। मुख पाक क्या होता है? ओरल थ्रस। देखिए बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो है क्या होता है कि अगर 3-4 दिन अच्छा से पोषण ले रहा है, मीन्स स्तनपान कर रहा है, और उसके बाद अचानक से जो है पोषण बंद कर दिया है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं बच्चा के मुख में ओरल थ्रस हुआ है। ठीक है, अभी जो जिसके कारण बच्चा जो है दूध लेना बंद कर दिया है। समझ गए चीज़ को? और मुख पाक जो होता है यह एक जीवाणु संक्रमण के द्वारा होता है जो कैंडिडा अल्बिकेंस जिसका नाम होता है, इसके द्वारा ही जो है मुख पाक ओरल थ्रस होता है। ठीक है, यह शिशु के 3-4 दिन ठीक से पोषण लेता है, उसके बाद जो है पोषण के प्रति बच्चा जो है अपना ये इच्छा जो है जाहिर नहीं करता है, जिससे पता चलता है कि बच्चा को मुख पाक हो सकता है। समझ गए? चलिए ये हो गया आपका फैलोटेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। साथियों टेट्रालॉजी टीओएफ का मतलब होता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का मतलब होता है कि एक साथ, यह भी एक जन्मजात ही रोग है। इसमें होता है कि हृदय में बच्चा जब जन्म लेता है तो हृदय में एक साथ 4 रोग होता है। समझ गए ना? हृदय में एक साथ 4 रोग उपस्थित होता है, उसी को हम लोग टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कहते हैं। ठीक है, यह देह नीलता हृदय रोग साइनोटिक हार्ट डिजीज CHD का सर्वमान्य प्रकार है। अब ये होने से बच्चा में साइनोटिक हार्ट डिजीज रहता है CHD, और यह उसका सर्वमान्य प्रकार है। नॉर्मल समझिए कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट हृदय रोग का है और यह जन्मजात है, जो जन्म के समय एक साथ जो है 4 रोग हृदय का होता है। ठीक है, हाइपोथर्मिया क्या होता है? साथियों हाइपो मतलब होता है कम और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपो होगा तो कम होगा, थर्मिया मतलब उष्मा यानी शरीर का उष्मा का कम होना। तो जब शरीर का तापमान 95 फ़ारेनहाइट या इससे नीचे आ जाता है तो इसी को हम लोग हाइपोथर्मिया या हिंदी में न्यून ताप कहते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए ये समझ गए। बिल्सम ट्यूमर क्या होता है? बिल्म्स ट्यूमर क्या होता है? देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्सम ट्यूमर। ठीक है, बिल्म्स ट्यूमर क्या होता है? बिल्म्स ट्यूमर को नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहा जाता है। सबसे पहला याद रखिए कि बिल्सम ट्यूमर को नेफ्रोब्लास्टोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोब्लास्टोमा कहा जाता है बिल्म्स ट्यूमर को। ओके, यह बालक में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर का एक प्रकार है। बिल्म्स ट्यूमर क्या है? यह बच्चों में पाए जाने वाला कैंसर का एक जो है सबसे बड़ा प्रकार है। ठीक है, बिल्म्स ट्यूमर बच्चों के गुर्दों में पाया जाता है। ये जो ट्यूमर होता है कहाँ होता है? किडनी में, गुर्दा में होता है बच्चा का। ठीक है, इसकी शुरुआत अधिकतम 4 माह से 6 वर्ष के बच्चों में अधिक होता है। ये जो बिल्म्स ट्यूमर होता है यह अधिकतम जो है 4 माह से लेकर 6 वर्ष के बच्चों में अधिक पाया जाता है। उसके किडनी में एक ट्यूमर होता है जिसे नेफ्रोब्लास्टोमा कहते हैं और यह एक कैंसर का प्रकार होता है। समझ गए? इसका जो नामकरण है डॉक्टर मैक्स बिल्म्स के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1899 में इस रोग के बारे में सर्वप्रथम लिखा था। ठीक है चीज़ को? चलिए ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है, अपगार स्कोर क्या होता है? अपगार स्केलिंग आपको बहुत जानना जरूरी है। तो देखिए अपगार स्कोर जो होता है वह एक स्केल होता है जिसके जरिए जन्म के समय अपगार स्केल विधि से शिशु का कंडीशन, शिशु का दशा का त्वरित आकलन किया जाता है। देखिए अपगार स्कोर से जो है बच्चे का स्किन का रंग, ठीक है, बच्चे का श्वसन दर, बच्चे का एक्टिविटी, ठीक है, तो इस बच्चे का रिफ्लेक्स, ये सब जो है पता किया जाता है। अब बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत 1 या 4-5 मिनट के बाद जो है इस अपगार स्कोर का उपयोग करके बच्चे का स्थिति का आकलन किया जाता है कि बच्चा किस कंडीशन में है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपगार स्केलिंग के कैसे नापा जाता है, अपगार स्केलिंग से बच्चे को कैसे आकलन किया जाता है, देखते हैं। यह जन्म के तुरंत 1 मिनट बाद या जन्म के 5 मिनट बाद किया जाना चाहिए। जैसे ही बच्चा जन्म लिया है, समय है तो उसी समय कर दीजिए 1 मिनट में ही। अगर समय नहीं है तो 5 मिनट के बाद जो है उसको अपगार स्कोर से चेक कीजिए। ठीक है, चलिए इसका चेकिंग कैसे होता है देख लीजिए। इस स्कोरिंग में शिशु 5 जीवन चिन्हों, इसमें जो है 5 चिन्ह को जो है दर्शाया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, एक होता है हृदय धड़कन, हार्ट बीट,
ठीक है। दूसरा है रिस्पायरेशन रेट, श्वसन दर। तीसरा है पेशीय तानता, ठीक है ना, मसल्स टेंसिटी। उसके बाद है हाइपरसेंटिसी मतलब उत्तेजनशीलता, और शिशु के त्वचा के रंग। इस पांचों का मूल्यांकन किया जाता है, याद रखिएगा। हार्ट बीट, श्वसन दर, पेशीय तान्यता, उत्तेजनशीलता और शिशु के रंग, इसका जो है पांचों का आकलन किया जाता है। इसमें होता यह है कि 0, 1 और 2 अंक का उपयोग किया जाता है और इसके योग से जन्म पर शिशु की दशा व तत्संबंधी आवश्यक देखभाल की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें 0, 1 और 2 है ना, तो ये पांचों जो आपका कंडीशन है, इस पांचों कंडीशन में जो है बच्चे को क्या किया जाता है, अंक दिया जाता है और जोड़ा जाता है, और उससे पता चलता है कि बच्चा किस कंडीशन में है। इसके बारे में आप डिटेल से आगे पढ़ेंगे, जहाँ पता चलेगा कि कितने अंक पर कितने जो है बच्चा को क्या जरूरी पड़ता है, ठीक है। बाकी अभी इतना समझ लीजिए काफ़ी है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं किसमें, अब यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्या चीज़ शुरू कर रहे हैं देख लीजिए, आपके सामने में है MHN मेंटल हेल्थ नर्सिंग शुरू कर रहे हैं। यहाँ से देखिए भय क्या होता है, तो देखिए भय एक आपका क्या है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। अगर कोई व्यक्ति के बिना किसी कारण से किसी भी चीज़ से अगर डर लग रहा है तो समझ लीजिए वह उसको डर नहीं, वह उसका क्या है, एक मानसिक बीमारी है। समझ गए चीज़ को। तो भय क्या होता है, देखिए भय मीन्स फोबिया। फोबिया जो होता है यह एक प्रकार का डिसऑर्डर, यह एक प्रकार का समस्या होता है, विकार होता है, जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु मतलब किसी वस्तु से या किसी स्थिति से असहज होता है। मतलब असहज मतलब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और स्वयं को परेशान महसूस करता है। मतलब उसे खुद लगता है कि हम यहाँ पे असुरक्षित है और वह परेशान अपने आप को महसूस करता है और वह अपने चारों ओर खतरा महसूस करने लगता है और उसके भयभीत होने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। अनेकों कारणों के वजह से भय के कई प्रकार हो सकते हैं और यही भय होता है। देखिए सिंपल सी बातें हैं कि भय एक विकार है जो बिना किसी कारण के जो है उत्पन्न होने वाला होता है और इसमें व्यक्ति को किसी वस्तु किसी स्थिति से अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, यानी असहज हो जाता है और स्वयं को अपने आप को परेशान महसूस करता है और उसके लगता है कि हमें चारों ओर कोई ना कोई खतरा है और इसी प्रकार वह जो है भय का शिकार हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया आपका, देख लीजिए। भय का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है एंजाइटी, चिंता क्या होता है। चिंता एक मनोवैज्ञानिक रोग है। देखिए दोस्तों, चिंता एक क्या है, आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग ना, तो आपको डिप्रेशन के बारे में, भ्रम के बारे में, भ्रांति के बारे में, चिंता के बारे में, भयानक पागलपन के बारे में, कभी कभी व्यक्ति खूब हंसने लगता है, खूब रोने लगता है, तो इस प्रकार के तमाम मानसिक बीमारियों के बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे। समझ गए, किसमें क्या लक्षण होता है सब पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा और इस सब के पता होने से आप यूनिक आदमी भी बन सकते हैं। समझ गए चीज़ को, जो किसी के आप मानसिक स्थिति का पता भी लगा सकते हैं। तो पहले ये जानिए कि चिंता क्या होता है। साथियों, जो चिंता होता है यह एक मनोवैज्ञानिक रोग है जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है। जो क्या होता है, साइकोलॉजिकल और शारीरिक इमोशनल के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति भविष्य में होने या न होने वाली स्थितियों की कल्पना करने लगता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, ठीक है। चिंता, देखिए चिंता एक नॉर्मली घबराहट का एक समस्या होता है जहाँ पे व्यक्ति अपने भविष्य में होने वाले चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है और उसके फलस्वरूप व्यक्ति में बहुत ज़्यादा एंजाइटी किसी भी चीज़ के लेकर होने लगता है, चिंता होने लगता है, ठीक है। तो नॉर्मली एंजाइटी एक प्रकार के घबराहट होता है जो किसी भी चीज़ों को लेकर, भविष्य में होने वाले चीज़ों को लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है कल्पना करने लगता है, डर सा जाता है और वही एक साइकोलॉजिकल व्यक्ति को समस्या हो जाता है और यही चिंता हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, हाइपोएस्पेडियासिस था। अंतर देखिए, वहाँ पे हाइपोएस्पेडियासिस था जो बच्चा का एक रोग था, अलग रोग है। यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, ठीक है। तो देख लीजिए अंतर है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक रोग भ्रम विकार से होता है, ठीक है। देखिए मैं नॉर्मली आप पर बता देता हूँ। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसा मानसिक स्थिति होता है जिसमें व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति भ्रम होने लगता है। व्यक्ति को तरह तरह के मानसिक उलझन में फंस जाता है और व्यक्ति को क्या लगता है कि वह किसी न किसी रोग से ग्रसित है, ठीक है। और वह जो है अपनी स्थिति के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति बार बार चेकअप कराता है, बार बार जो है रोग नहीं होने के बाद भी उसे लगता है कि हमें रोग है। डॉक्टर उसको कितना भी समझा देते हैं लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं, डॉक्टर गलत बता रहा है और डॉक्टर पर ही जो है वह विश्वास नहीं करता है।
बार बार डॉक्टर बदलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है और व्यक्ति इस कंडीशन में अपने 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 स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हो जाता है और वह ये सोचता है कि हमें कोई और रोग अटैक ना हो, इसके लिए वह पहले से ही जो है उस रोग के लिए इंतजाम करने लगता है, ठीक है। तो यही हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं देखिए एंटी साइकोटिक ड्रग बहुत, देखिए इस बार एमपी में क्वेश्चन कैसे पूछा था मैं आपको बताता हूँ। इस बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये पूछा था कि मनोविक्षिप्तिक रोधिक औषधि यानी एंटी साइकोटिक ड्रग्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो देखिए यहीं पर दिया गया है कि इसे इस नाम से भी जाना जाता है, जैसे न्यूरोलेप्टिक ड्रग या मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग इस नाम से भी जाना जाता है। अब जो आदमी नहीं पढ़ेगा उसको क्या पता रहेगा कि न्यूरोलेप्टिक क्या होता है, मेजर ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है। तो इसी को तो ये कहते हैं ना, जितने भी मानसिक रोग में दिया जाने वाला दवाई होता है उससे हम लोग एंटी साइकोटिक ड्रग कहते हैं, ठीक है। कोई भी मानसिक रोग होता है उसमें किस ग्रुप का दवाई दिया जाता है, यही एंटी साइकोटिक ड्रग दिया जाता है, जिसे हम लोग न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। जिसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सिजोफ्रेनिया, भयानक पागलपन की यही स्थिति सिजोफ्रेनिया होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा बाद में, जिसको विखंडित मानसिकता कहते हैं। मनोविक्षिप्तिक अवसाद यानी डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें मन में एक समय में दो बातें उत्पन्न होना, और साथ ही जो है साइकोटिक बीमारियों के जो है इलाज में ये दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अब ईसीटी क्या है, ईसीटी के बारे में समझिए। ईसीटी का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी या ट्रीटमेंट जो भी कहिए, इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी या ट्रीटमेंट जो कहिए, ठीक है। ईसीटी, अब ईसीटी होता यह है कि जो व्यक्ति, देखिए ईसीटी का कंडीशन होता है, ईसीटी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, करंट उत्पादित करता है। अब कोई व्यक्ति, कोई रोगी जो मानसिक रोग से ग्रसित है और उसको भयानक पागलपन है और वह व्यक्ति रहता है और काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाने लगता है, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हल्ला मचाने लगता है, बहुत ख़तरनाक हो जाता है, किसी से जो वह है काबू में नहीं आता है, तो उस कंडीशन में जो है उसे ईसीटी देकर शांत किया जाता है। मतलब उससे जो है क्या किया जाता है, ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित किया जाता है। वह क्या चीज़ से कराया जाता है, तो एक ईसीटी मशीन होता है, उपकरण है जिसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है और वह इलेक्ट्रोड को ब्रेन के टेम्पोरल क्षेत्र पर लगाया जाता है दोनों साइड से, और वह क्या होता है कि कुछ सेकंड के लिए ही तो दिया जाता है, 0.6 सेकंड के लिए जो है 0.6 सेकंड के लिए विद्युत धारा करंट प्रवाहित किया जाता है मशीन के द्वारा, ठीक है। और वह ग्रैंड मेल सीजर उत्पन्न करता है, दौरा उत्पन्न करता है ब्रेन में, ठीक है, जिससे व्यक्ति जो है शांत होता है, ठीक है। तो यह ईसीटी आप लोग पहले देखते होइएगा, मतलब कहता है कि करंट पागल का इलाज करंट से किया जाता है, करंट लगा के। तो नॉर्मली होता तो सही में करंट ही है, लेकिन वो उपचार होता है, वह ईसीटी उपचार होता है, ठीक है। ईसीटी, यह ईसीटी आखिरी समय में लगाया जाता है जब पागल व्यक्ति को या मानसिक रोग व्यक्तियों को जब कोई दवाई नहीं काम कर रहा हो, कोई थेरेपी काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं काम करता है, तो लास्ट में यह जो है आपका ईसीटी दिया जाता है। ईसीटी भी सब मानसिक रोगी को नहीं दिया जाता है, जो नॉर्मल मानसिक रोग होता है उसमें नहीं दिया जाता है ईसीटी। ईसीटी भयानक खतरनाक जो पागलपन होता है, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, इस सब में जो है आपके ईसीटी दिया जाता है, समझ गए। बाकी पढ़ेंगे आप लोग, मैं आपको बता दिया कि टेम्पोरल क्षेत्र में लगाया जाता है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और कृत्रिम ग्रैंड मेल सीजर उत्पन्न किया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को। चलिए अब इनसाइट के बारे में देख लीजिए। इनसाइट क्या होता है, तो व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति के प्रति दृष्टिकोण अंतर्दृष्टि कहलाता है। मतलब व्यक्ति अभी उसका मानसिक स्थिति कैसा है, वह किसी भी चीज़ को सोच समझ रहा है या नहीं रहा है, इसी स्थिति को इनसाइट कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपने अंदर के दृष्टि को अच्छे से समझ रहा है कि हम क्या है नहीं है, और वही चीज़ को जो है इनसाइट कहा जाता है, अंतर्दृष्टि कहा जाता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति को अपने मानसिक स्थिति के बारे में पूर्ण तरीक़ा से पता है तो वही जो है अंतर्दृष्टि कहलाता है, समझ गए। अब देखिए मोनोफोबिया क्या होता है, किसी व्यक्ति में अकेले रहने से लगने वाला डर को मोनोफोबिया कहते हैं। जो व्यक्ति अकेले में रहता हो और उससे बहुत ज़्यादा डर लगता हो, अकेले में रहने से डर लगता हो, तो उसे मोनोफोबिया कहते हैं। साथियों देखिए मोनोफोबिया जो होता है, फोबिया जो है पढ़ लिए, फोबिया का बहुत प्रकार है। ऊंचाई से डर लगना, पानी से डर लगना, भीड़ से डर लगना, ठीक है, रात अंधेरा से डर लगना, ठीक है, बहुत सारे आपको शादी करने से डरना, गेमोफोबिया, ठीक है, जेनोफोबिया, ठीक है, नाइक्टोफोबिया, अंधेरा से डर लगना, तो बहुत सारे अंधेरा के प्रकार है। जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा आगे।
फिलहाल अभी जो दिया है उसको देखते चलिए। पैरानोइया, पैरानोइया क्या होता है देख लीजिए। पैरानोइया यहाँ पे दिया गया है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है, यह क्या है, एक मानसिक अवस्था है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ योग्यता से समझता है। इसका लक्षण अस्थायी व अचल प्रणाली के साथ चित्त विक्षेपी विकार का धीमा विकास है, ठीक है। देखिए पैरानोइया वाला जो व्यक्ति होता है यह भी एक मानसिक विकार ही है, मानसिक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि सबसे बड़ा आदमी हम ही है, सबसे योग्यवान आदमी हम ही है, तो उससे जो है हम लोग पैरानोइया कैटेगरी का कहते हैं। और ये जो लक्षण होता है अस्थायी प्रणाली का होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे पैरासोमनिया है, देख लीजिए पैरासोमनिया क्या होता है, भयानक सपने देखना आदि सम्मिलित है, समझ गए। पैरानोइया, पैरासोमनिया नींद संबंधी विकार है, जिसमें नींद में चलना, नींद में बोलना, भयानक सपने देखना आदि शामिल है, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इधर का इधर टाइपिंग हो गया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ से शुरू है, यहाँ से। पैरासोमनिया नींद संबंधी बीमारी है, विकार है, जिसमें नींद में चलना, नींद में बोलना, भयानक सपने देखना आदि शामिल है। आप लोग देखते होइएगा कि कोई व्यक्ति बहुत गहरे नींद में रहता है तो बोलने लगता है, लगेगा कि वो किसी से बात कर रहा है, उससे लगेगा कि हम नींद में चल कर कहीं और चले गए हैं। अगर कभी काल होता है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर हमेशा हो रहा है नींद में तो उससे यह समस्या है, ठीक है। तो यही जो है पैरासोमनिया होता है, ओके, समझ गए। चलिए ऑटिज्म क्या होता है साथियों, ऑटिज्म क्या होता है, तो ऑटिज्म एक प्रकार की मानसिक अस्वस्थता है। ऑटिज्म क्या है, यह एक मानसिक अस्वस्थता है, मतलब एक मानसिक बीमारी है ऑटिज्म। यह बाल अवस्था में ही प्रारंभ होती है, दूसरों से संप्रेषण करने व संबंध बनाने में बाधा उत्पन्न होता है। देखिए ऑटिज्म जो होता है यह नॉर्मली बाल अवस्था में ही शुरू होता है, और जो ऑटिज्म जिस बच्चे में हो जाता है वो बच्चे जो है नहीं किसी से बातचीत कर पाता है ज़्यादा, न बातचीत करने का उसको ढंग पता रहता है, और न कौन क्या है इससे वो संबंध भी स्पष्ट नहीं कर पाता है, और यही ऑटिज्म होता है, समझ गए चीज़ को। नॉर्मली उसका ब्रेन जो है काम करना क्या होता है, समझने का क्षमता खोने लगता है ऑटिज्म में, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे सलाद क्या होता है देख लीजिए। सलाद क्या है, रोगी को ऐसी अवस्था जिसमें वह कुछ ऐसे शब्दों व वाक्यों का प्रयोग करता है जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं। अब आप लोग देखते होइएगा कि कोई ऐसे मानसिक रोग वाला व्यक्ति होता है कि वह अपने ढंग से अपने ही वाक्य और अपने ही जो है कुछ कुछ नया नया चीज़ें बनाकर बोलेगा, जिसका कोई अर्थ कोई मीनिंग नहीं होता है। अपने आप जो है वो रचना करता है और उससे लगता है कि हमें सही कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग, कोई स्पष्ट जो है मीनिंग नहीं होता है, और वही सलाड होता है, समझ गए। तो यह रोगी का एक ऐसी अवस्था होता है मानसिक रोगी का जहाँ पे वह कुछ ऐसे शब्दों और वाक्यों का रचना करता है जिनके अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म इसको हम लोग स्लीप वॉकिंग भी कहते हैं, नींद में चलना, ठीक है। देख लीजिए यह नींद संबंधी विकार है, इसमें व्यक्ति नींद की अवस्था में चलने लगता है, ठीक है, और जगाने पर टकटकी लगाकर देखता है। वह प्रातःकाल घटना के संबंध में उसे कुछ याद नहीं होता है। देखिए यह नींद का समस्या है, जैसे अगर किसी को यह बीमारी होता है, यह समस्या नींद में चलने की, तो वह व्यक्ति को अगर आप जगा दीजिएगा तो क्या होगा कि उठ के बैठ जाएगा और एकदम से टकटकी लगाकर देखने लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा था, हम कहाँ थे। लेकिन धीरे से जब उसे सुबह उठेगा तो उसको कुछ याद नहीं रहता है। तो यही नींद में चलने की समस्या होती है सोमनाबुलिज्म, ठीक है, स्लीप वॉकिंग। इकोलेलिया क्या होता है साथियों, इकोलेलिया का मतलब होता है शब्दा अनुकरण। जब कोई व्यक्ति का मानसिक स्थिति सही नहीं रहता है या फिर बच्चे जो होते हैं, तो देखते होइएगा कि जैसे पहले कोयल बोलता था ना कू, तो इधर से आदमी भी बोलता था कू, तो मतलब इसी टाइप से किसी के शब्द को, किसी के वाक्यों को अनुकरण करना, मतलब दोहराना, ठीक है। तो यही इकोलेलिया शब्दा अनुकरण होता है, समझ गए ना चीज़ को। अन्य व्यक्तियों द्वारा कहे शब्दों व वाक्यों की पुनरावृत्ति ही शब्दा अनुकरण इकोलेलिया कहलाता है। वही चीज़ है कि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उसके बातों को, उसके वाक्यों को दोहरा हम रहे हैं सुनकर, तो वही इकोलेलिया होता है, समझ गए। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, मोमीग्रस्त। साथियों डरा अवस्था में शरीर बिना किसी परिवर्तन के एक निश्चित स्थिति में बना रहता है, ठीक है। देखिए जब मोमीग्रस्त होता है ना, मोमीग्रस्त, तो इसमें व्यक्ति ऐसे अवस्था में रहता है जो उसे बिना किसी परिवर्तन के जो है यह एक ही स्थिति में बना रहता है, बिना शरीर के किसी परिवर्तन किए हुए एक ही स्थिति में बने रहने को मोमीग्रस्त कहते हैं, समझ गए। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी।
अब आ गया दुष्टांता। क्या होता है दुष्टांता? मतलब डिस्टोनिया। दुष्टांता क्या होता है देख लीजिए। दुष्टांता में देखिए, दुष्टांता में भय की संवेदना के साथ शरीर की पेशियों में दर्द के साथ तीव्र गति के अंकुचन होता है। देखिए देखते होइएगा, जब व्यक्ति किसी न किसी कारण से डर जाता है तो उसके शरीर अकड़ जाता है और उसको दर्द शुरू हो जाता है मांसपेशियाँ में, ठीक है। तो यही जो है, जो पेशियाँ अंकुचन हो जाता है और पेशी में जो दर्द होता है और अंकुचन गति हो जाता है, तो उसी को हम लोग डिस्टोनिया कहते हैं, ठीक है। यह कभी कभी भय के संवेदना होने के साथ शुरू होता है व्यक्ति में। भय होने के बाद देखते हो, यह कभी कभी व्यक्ति डरने के बाद उसका शरीर बहुत ज़्यादा अंकुचित हो जाएगा और उसमें शरीर में दर्द होने लगता है। अब यहाँ पे देखिए नियोलिज्म। नियोलिज्म का मतलब क्या होता है साथियों? नियोलिज्म का मतलब होता है कि व्यर्थ शब्द का रचना, ठीक है। इस स्थिति में रोगी ऐसे शब्द वाक्य बोलता है जो अर्थहीन होते हैं, वह उनका अर्थ सिर्फ उसे ही मालूम होता है। यह अधिकतर सिजोफ्रेनिया के रोगी में पाया जाता है। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक खतरनाक रोग है जो व्यक्ति में होता है लंबे समय तक, ठीक है। देखिए अब होता यह है नियोलिज्म में व्यर्थ शब्द की रचना में कि इसमें जो रोगी होता है, मानसिक रोगी, वह ऐसे अर्थ का रचना करता है या ऐसे वाक्य बोलता है, ऐसे शब्द बोलता है जो अर्थहीन होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है और उसका अर्थ जो है सिर्फ उसे ही पता होता है, उस रोगी को ही, और वह जो बोलता है उसे पता रहता है, लेकिन दूसरे को उसका कोई अर्थ मीनिंग पता नहीं होता है। तो यही व्यर्थ का रचना होता है जिसे नियोलिज्म कहते हैं। ये सब एक रोगी द्वारा होता है। देखते होइएगा आप लोग कि पागल व्यक्ति अपने मन में ही बुदबुदाते रहता है, कुछ कुछ बोलते रहेगा जिसका आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा, उसका मीनिंग सिर्फ उसी को ही पता रहेगा। उससे पूछिएगा तो बताएगा कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है, लेकिन आपको पता वो चीज़ें नहीं रहेगा। तो नॉर्मली वह क्या है, नियोलिज्म कर रहा है, मतलब बेकार की रचना कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ उसी को पता है, दूसरे को पता नहीं है। यही चीज़ होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए हिंदी इंग्लिश सब दिया गया है, आप लोग पढ़िए अच्छे से। नेक्स्ट है हिंसक रोगी क्या होता है साथियों? हिंसक रोगी का मतलब होता है कि अति उत्तेजक रोगी, समझ गए, मतलब खतरनाक रोगी। जो व्यक्ति बहुत भयानक पागलपन में चले जाता है तो रहते रहते रहेगा और काफ़ी उत्पात मचाने लगता है, चाहे वो अपने आप को या दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो वही जो है हिंसक रोगी होता है, समझ गए, वायलेंट पेशेंट, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है साथियों? एनोरेक्सिया नर्वोसा आपका भोजन इनकार करने का, निरंतर भूख में कमी होती है। यह मुख्यतः वमन तथा गंभीर वजन की कमी से होता है। सीधा समझिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वह एक भोजन का विकार है, जिसमें अगर ये व्यक्ति को होता है तो वह व्यक्ति जो है निरंतर भूख से क्या करता है, भूख में कमी आता है और भोजन करने से इनकार करता है, ठीक है। तो यही एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो बुलिमिया नर्वोसा होता है, यह भी खाने का ही बीमारी है, लेकिन यह जो है यह उल्टा होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा का। वहाँ पे भोजन भूख में कमता है या भोजन से इनकार करता है, लेकिन बुलिमिया में होता यह है कि कम समय में लोग जो है ना बहुत ज़्यादा भोजन कर लेता है, बहुत ज़्यादा पी लेता है, खा पी लेता है, तो इसी को बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। इसमें ज़्यादा खा पी लेता है और यह खाने का बीमारी होता है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाने लगता है, ठीक है। एपैथी उदासीनता क्या होता है देख लीजिए चीज़ को। उदासीनता क्या होता है इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। एक ऐसी अवस्था जिसमें आवेश तथा भावना को महसूस व व्यक्त करने की क्षमता कम हो जाती है। उदासीनता या एपैथी का मतलब होता है कि एक ऐसा अवस्था जिसमें आवेश और भावना, इमोशन और समझ गए ना, इमोशन को महसूस करना और व्यक्त करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। भ्रम क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है? भ्रम क्या है? किसी दर्शन उद्दीपक में उपस्थित न रहते हुए भी वास्तविकता का बोध करवाना मिथ्या प्रत्यारक्षण या भ्रम कहलाता है। साथियों हेलुसिनेशन भ्रम जो होता है, जैसे हम सामने जो है, ठीक है, हम सामने जो है रोड पे एक रस्सी पड़ा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, एक रस्सी पड़ा हुआ है, लेकिन हमें जिसको अगर भ्रम का बीमारी होगा तो उसको लगेगा कि सामने जो है सांप पड़ा हुआ है, ठीक है। वास्तविकता नहीं है कि वह सांप है, वो है रस्सी, लेकिन उसे वास्तविकता लग रहा है कि सांप है। तो यही एक प्रकार का भ्रम हो जाता है। जैसे अंधेरे में सामने कोई पेड़ है लेकिन व्यक्ति को भूत नज़र आ रहा है, वो डर रहा है, सोच रहा है कि आगे भूत है, तो ये क्या है, एक प्रकार के उसको जो है भ्रम हो रहा है कि सामने कोई जो चीज़ें है वो चीज़ें वास्तविकता में नहीं है, समझ गए। और जो चीज़ें वास्तविकता में नहीं होता है फिर भी वास्तविकता लगता है तो उसी को हम जो है भ्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए
ये हो गया आपका। अब यहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ें बता दिया। अब जो लोग हैं पढ़ने वाले पढ़िए यहाँ पे। मैं आप वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, विदा लेंगे यहाँ पे। आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए। हम जितना अच्छे से समझा रहे हैं शायद आप उतना अच्छे से कोई और समझा पाए आपको, ठीक है। बाकी चलिए, अपने आप बड़ाई नहीं करना चाहिए, बाकी आप लोग बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले अपना पढ़ाई रखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट दे रहे हैं तो आप अपना कॉपी बनाइए, कॉपी में ज़रूर लिखिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा आगे। एक ही कॉपी में सब रहेगा तो, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।